नमस्कार दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय भीम नमो बुद्धाय। इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1814 को मानने वाला मराठी मूल का था और वह वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबड़ वे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सूबेदार थे। रामजी सकपाल साल बाद वे परिवार के साथ सातारा चले गए, जहां कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी भीमाबाई की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भीमराव अंबेडकर जी की आंट ने सभी बच्चों को संभाला। 7 नवंबर को अंबेडकर ने सातारा के हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ। इसीलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामजी सकपाल ने अपने बेटे भीमराव का नाम बीवा रामजी अंबा डावे करर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम विवाह था, क्योंकि कोकनी प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, इसलिए अंबा डावे गांव से अंबा डावे करर उपनाम स्कूल में दर्ज कराया गया। देवों के ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने उनके नाम से अंबा डावे करर हटाकर अपना सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। स्कूल में प्रवेश के बाद भी वहां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। वे गणी पर बैठकर पढ़ते, यहां तक कि उन्हें पानी का नल या पानी के जग को भी हाथ लगाने नहीं दिया जाता था। स्कूल का प्यून ऊपर से जब उन्हें पानी देता तभी वे पानी पी पाते, जिसे उन्होंने अपनी लेखनी में नो प्यून नो वाटर करके प्रिस्क्राइब भी किया है। जब वे अंग्रेजी 4th कक्षा की परीक्षा में पास हुए तब, क्योंकि यह अछूतों में असामान्य बात थी, इसीलिए भीमराव की इस सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया और उनके परिवार के मित्र अवलेखक दादा कैलस करर द्वारा संगीत स्वलिंगा से प्रभावित हुए। अंबेडकर का परिवार उन्होंने एल्फिन रोड पर स्थित शासकीय स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त। 1906 में जब वे 15 साल के थे तब उनका विवाह रमाबाई से करवाया गया। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में BA की डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने अभी अपने नए परिवार को स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया। जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। 1913 में 22 साल की उम्र में अंबेडकर को सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 3 साल की स्कॉलरशिप में। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल बते के साथ बस गए। उन्होंने 1915 में MA की परीक्षा पास की, जिसमें इकोनॉमिक्स मेन सब्जेक्ट था और सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट थे। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंसेंट इंडिया कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अंबेडकर जॉन डीवी और लोकतंत्र पर उनके काम से काफी प्रभावित थे। 1916 में दूसरी MA के लिए उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी प्रदान की थी और अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए इकोनॉमिक्स में PhD हासिल की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1980 में उन्हें PhD प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डन वाइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई स्कॉलरशिप का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया। अक्टूबर 1916 में वे लंदन चले गए और वहां उन्होंने ग्रेज इनमें बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया।
जून 1917 में उनकी स्कॉलरशिप खत्म होने की वजह से उन्हें विवश होकर अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लौटते समय उनके पुस्तक संग्रह को उनके जहाज से अलग दूसरे जहाज पर भेजा गया था, जिसे जर्मन पनडुब्बी के टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 साल के भीतर अपनी थीसिस के लिए न लौटने की अनुमति मिली। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निराश हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया, जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार, मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडन के कारण उन्हें मुंबई के सिडन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ एबो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्षी देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में बंबई में उन्होंने साप्ताहिक मुख्य नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रुद्रवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज अपने पारसी मित्र और कुछ निजी बचत के सहयोग से वह एक बार फिर लंदन जाने में सफल हो पाए तथा 1921 में MSc की डिग्री प्राप्त की। 1922 में उन्हें ग्रेसन ने बैरिस्टर एट लॉज डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ओ ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर थी। अंबेडकर का कहना था, छुआछात गुलामी से भी बदतर है। बम्बे उच्च न्यायालय में विविध का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मुख्य नायक बहिष्कृत, भारत समिता, प्रबोध, भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्हें बम्बे रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवा गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। सन 1977 तक डॉ. अंबेडकर ने छुआछात के विरोध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रह और जुलूस के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संस्थान समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी नगर के चौथ जलाशय से पानी लेने के अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछात को वैचारिक रूप से न्याय संगीत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 समय सेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था।
स्काउट्स का एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब ये द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए थे। अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अशुद्ध समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल न हो। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के साथ सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की शिक्षा और सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। 1931 में लंदन में होने वाले दूसरी गोल में सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए अंबेडकर जी को आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचित देने के मुद्दे पर गांधी जी से तीखी बहस भी हुई। आखिरकार 1932 में जब ब्रिटिश ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचक देने की घोषणा की। कम्युलस की घोषणा गोल में सम्मेलन का ही परिणाम था। गांधी जी की बिगड़ती हुई तबीयत देखकर और देश में बढ़ते दबाव को देखकर अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल पहुंचे। यहां गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पुनः पैक्ट के नाम से जाना गया। पुनः पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या 68 से बढ़कर 148 करवा ली गई। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियुक्त करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। और इस तरह से अंबेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। अंबेडकर जी का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1946 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केद्र की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अंबेडकर बंबई में बस गए। उन्होंने यहां एक 3 मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 500 से अधिक पुस्तकें थीं। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 13 सीटें जीती। अंबेडकर को बम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। इसी वर्ष अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक इलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अशु समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्य परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। अंबेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। अंबेडकर जी ने उस वक्त पाया था कि 2 देश बनाने के समाधान का वास्तविक कार्यान्वयनवादी मां विवाद की समस्या भी रहेगी। खरसत कि स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान में रखकर की गई यह उनकी भविष्य सही भी थी। उस 40 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसूदे को पूरा करने के बाद वह नींद के अभाव से पीड़ित थे। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाइयां ले रहे थे। के लिए बम्बे गए हैं। अपने उपचार के लिए वे बम्बे गए और जहां डॉक्टर शारदा कबीर से उनकी मुलाकात हुई, डॉक्टरों ने उन्हें एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो एक अच्छा खाना पीने वाली हो और उनकी देखभाल करने के लिए चिकित्सा ज्ञान भी रखती हो। जिस कारण 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली के अपने घर में अंबेडकर जी ने डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्होंने अपना नाम सविता अंबेडकर अपनाया और उनके बाकी जीवन में अंबेडकर जी की देखभाल की।
सविता अंबेडकर, जिन्हें माई या माई साहिब भी कहा जाता था। गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विद्व की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। वो अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की मसूदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अंबेडकर एक विद्वान और बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे, जिन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियां, एससीसी और अनुसूचित जनजातियां, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानता और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1939 को संविधान अपनाया गया था। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा किया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। अंबेडकर का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्क संगत विचारों का देश होता, उसमें पर्सनल कानून की जगह नहीं होती। संविधान सभा में बहस के दौरान अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसूदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतर समारोह का आयोजन किया। प्रथम डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता एवं कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महावीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नव्या बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका दम को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 6 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थ शरीर मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थक, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थ को साक्षी रखकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने विदत आनंद कौशा द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, क्योंकि अंबेडकर ने 19 दिसंबर 1956 को मुंबई में एक बद्ध धर्मांतर कार्यक्रम आयोजित किया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आंबेडकर के विचारों पर ही आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। 1990 में अंबेडकर जी के मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती यानी 14 अप्रैल, महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धर्म चक्कर परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि, मुंबई दीक्षा भूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहां हजारों किताबों की दुकानें स्थापित की गई हैं और किताबें बेची जाती हैं। अंबेडकर का उनके अनुयायियों को संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो